हेलो एवरीवन। आज हम किराया क्रय के लिए लेखांकन, जिसे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज भी कहते हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि किराया क्रय पद्धति के अनुसार क्रेता व विक्रेता में इस प्रकार का अनुबंध होता है कि क्रेता माल की कीमत को किस्तों में चुकाने का वचन देता है। मतलब यदि कोई चीज़ 1 लाख की है और मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो मैंने दुकान वाले से नेगोशिएट किया है कि मैं आपको ये 1 लाख 5 इंस्टॉलमेंट में 20-20 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी। जिसमें क्या होगा, अब सामने वाला मेरे को ये फैसिलिटी क्यों देगा? सामने वाला आपको ये फैसिलिटी तब देता है जब वो इसमें कुछ ब्याज का अमाउंट भी चार्ज करता है। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ लेंगे, तो वो यदि 1 लाख की है तो आपको वो 1.5 लाख 1,25,000 डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपसे कितना ब्याज चार्ज कर रहा है, उस पर मिलेगी। लेकिन वो कभी भी आपको एग्जैक्ट 1 लाख पे नहीं मिलेगी। ठीक है। इसमें लिखा है, इस प्रणाली के अंतर्गत अनुबंध के अनुसार माल क्रेता को सौंप दिया जाता है, परंतु इस पर स्वामित्व विक्रेता का ही रहता है। चूंकि माल क्रेता के अधिकार में पहुंच जाता है, इसलिए क्रेता उसको प्रयोग कर सकता है, और जब तक इस माल की कीमत की अंतिम किस्त विक्रेता को भुगतान नहीं कर दी जाती है, तब तक क्रेता इसका मालिक नहीं बन पाता है। तो यदि आप कभी गाड़ी या कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में ला रहे हैं हायर परचेज के तहत, तो क्या होगा, आपको गाड़ी तो मिल जाएगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप उसके मालिक नहीं कहलाए जाएंगे जब तक आप उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हैं। तो ये है आपका किराया क्रय के लिए लेखांकन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसमें कुछ कॉमन टर्म है जो यूज़ की जाती है, जो जानना ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, सामने दिख रहा है रोकड़ मूल्य। रोकड़ मूल्य में क्या लिखा है? यह वह राशि है जिसके लिए माल या संपत्ति खरीदी जा सकती है। इस राशि में ब्याज की राशि सम्मिलित नहीं होती है। तो रोकड़ मूल्य मतलब यदि मैंने, जैसे मेरा उदाहरण था, तो 1 लाख रुपए की यदि वो गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू है, यदि मैं अभी नगद देने तैयार हूँ, तो वो गाड़ी मेरे को कितने की पड़ेगी? 1 लाख की। तो वो कहलाएगा उसका रोकड़ मूल्य। उसके जस्ट नीचे दिया किराया क्रय मूल्य। किराया क्रय मूल्य मतलब उसमें ब्याज, ये सब अमाउंट जुड़ने के बाद जो इंस्टॉलमेंट में दी, मैं वो गाड़ी ले रही हूँ, तो वो गाड़ी मेरे को 1 लाख की नहीं पड़ी, अब वो गाड़ी मेरे को कितने की पड़ेगी? 1.5 लाख की। तो वो कहलाता है किराया क्रय मूल्य। लिखा है, यह वह राशि है जिसे किराया क्रेता माल या संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए चुकाने का दायी है। इस राशि में ब्याज की राशि सम्मिलित होती है। यह राशि हमेशा नगद मूल्य या रोकड़ मूल्य की राशि से अधिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यदि इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ ले रहे हैं, तो यदि नॉर्मल किसी को 1 लाख की पड़ रही तुरंत कैश पेमेंट करने पे, और आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर ज़्यादा की पड़ेगी, क्योंकि उसमें ब्याज की राशि जुड़ी हुई है। लास्ट टर्म है इंस्टॉलमेंट। अब ये तो समझ आ गया, 1 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में पड़ रही है, लेकिन अब ये 1.5 लाख कितने इंस्टॉलमेंट में देने हैं, और उस इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी? वो कहलाता है आपका किस्त। माल या संपत्ति के मूल्य का भुगतान कई किस्तों में किया जाता है। प्रत्येक किस्त में ब्याज की राशि सम्मिलित होती है और नहीं भी होती है। सभी किस्तें चुकाने के बाद ही क्रेता माल का स्वामी बनता है। तो यही कि यदि आपने डिसाइड किया कि 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट हमको 50-50 हज़ार करके 3 बार में देनी है, अब आपको एक चीज़ लग रही होगी कि प्रत्येक किस्त में ब्याज की राशि सम्मिलित होती है और नहीं भी होती। ये कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है। आपने जब डाउन पेमेंट किया, मैं आज गाड़ी लेने गई और मैंने 1.5 लाख की गाड़ी का 50 हज़ार का पहला इंस्टॉलमेंट, आज जो डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं, वो मैं दे के आ रही हूँ, तो उसमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं होगा। लेकिन अगली इंस्टॉलमेंट जब मैं दूंगी 1 साल बाद, या जो भी जैसी टर्म होगी, तो वो उसमें क्या होगा, निश्चित ब्याज की राशि शामिल होगी। तो ये थे अपने कुछ बेसिक टर्म। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से मेथड हैं। तो यहाँ पे किराया क्रय क्रेता की पुस्तकों में निम्न 2 विधियों से लेखे किए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका संपत्ति उपार्जन विधि, एसेट एक्रूअल मेथड। दूसरा है उधार क्रय विधि। तो इस वीडियो में पहले पार्ट में हम जो देखने जा रहे हैं वो है संपत्ति उपार्जन विधि। तो चलिए इसको इन डिटेल देखते हैं कि संपत्ति उपार्जन विधि क्या है। यह विधि उन किराया क्रय क्रेताओं द्वारा अपनाई जाती है जो यह समझते हैं कि वे क्रय की हुई संपत्ति के केवल उतने भाग के मालिक बनते जाते हैं जितना भुगतान करते जाते हैं, अथवा वे संपत्ति के खाते को प्रति वर्ष उतनी ही राशि से डेबिट करते हैं जितना वे उसके लिए देते हैं। तो मैंने यदि आज डाउन पेमेंट करके 50 हज़ार दे के आई है उस गाड़ी के लिए, तो मैं तुरंत घर आते ही क्या लिखूंगी? गाड़ी या टैक्सी खाता विकलन
रोकड़ खाते से 50,000 से। भले उस गाड़ी की वैल्यू आपकी 1 लाख या 1.5 लाख है, लेकिन मैं जितना जितना पेमेंट करती जाऊंगी मैं उतने उतने से गाड़ी को विकलन करती जाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना है मैंने जितना पेमेंट किया मैं सिर्फ उतने हिस्से की मालिक बनी हूँ। आगे लिखा है, ऐसा करने वे इसलिए उचित समझते हैं क्योंकि किराया क्रय पद्धति में स्वामित्व अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही प्राप्त होता है, किंतु वर्ष के अंत में संपत्ति पर ह्रास रोकड़ी मूल्य के आधार पर आगणना की जाती है। तो क्या होगा कि ठीक है, मैं मालिक तो आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद ही बनूंगी, लेकिन जब से गाड़ी मैं अपने यूज़ पे ला रही हूँ हर वर्ष के अंत में मैं अपनी पुस्तकों में ह्रास दिखाने वाली हूँ। किस वैल्यू पर? उसके जो रोकड़ मूल्य उस आधार पर। तो चलिए आज जो